तो हम लोगों ने ना हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेकेंड चैप्टर जो है ना नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म के इन इंडिया के बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पढ़ लिया। अब हम लोग आगे उसके आगे पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो बताइए, हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से। अब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले ना इंडिया में एक मूवमेंट चल रही होती है जिसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन, इन कंट्री साइड, इन प्लांटेशन, और इन एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर लिया जाता। इसको विड्रॉ करने के पीछे का जो कारण होता है ना, ये होता है अहिंसा। क्या होता है, नॉन वायलेंस हो जाता है। कहां पे होता है तो आप लोग जानते हो ना, ये होता है आप लोग के गोरखपुर में एक जिसको बोलते हैं एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। अब इस इंसिडेंट के पीछे का कारण ये होता है ना कि आप लोग जानते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग बिना वायलेंस किए पीसफुल तरीके से क्या कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका पीसफुल तरीके से जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो पुलिस क्या करती है ना, उन पे अटैक कर देती है। और जब अटैक करती है तो पीपल क्या करते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं। और रिएक्शन क्या होता है, वायलेंस होता। और गांधी जी क्या करना चाहते हैं, इंडिया में सत्याग्रह करना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो इसके बाद गांधी जी से पूछा गया है कि अब फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है। तो गांधी जी बोलते हैं ना कि फ्यूचर प्लानिंग जो हमारा है ना, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी का फ्यूचर प्लानिंग क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बंद हो जाने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसको हम लोग शॉर्ट में सीडीएम लिख सकते हैं। लेकिन मालूम है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आप लोग को बहुत सारे टॉपिक पढ़ना, उसमें से पहला टॉपिक जो पढ़ना है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्वराज करके पार्टी का नाम आप लोग को पढ़ना होगा, स्वराज पार्टी। ये पार्टी जो डिमांड करती है ना, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन कौन करते हैं, सीआर दास और आपके मोतीलाल नेहरू। अब ये जो स्वराज पार्टी बनता है ना, 1923 में बनता, जनवरी 1923 में। अब ये पार्टी जो होती है ना, ये पार्टी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होगा ना, वो भारत में क्या मिलना, सेल्फ रूल डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को यहाँ पे तवज्जो दिया जाएगा। अब यहाँ पे स्वराज जो पार्टी बना है, इसमें सीआर दास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सीआर दास की मृत्यु के बाद ना
ये पार्टी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाती है। तो आप लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी, बनाने वाले CR दास और मोतीलाल नेहरू होते हैं। बनता 1 जनवरी 1923 में। ये पार्टी का जैसा कि नाम जानते हो स्वराज पार्टी है, तो इनका कहीं ना कहीं यही मोटिव होगा ना कि इंडिया में इंडियंस का रूल होना चाहिए, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि रूल इन इंडिया विद इन दी विद दी इंडियंस, मतलब कि इंडिया है ना, तो इंडिया में इंडियंस का रूल होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग एक टॉपिक पढ़ना जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है ना, इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है ना, ये 1927 में होती है, ठीक है ना। जब इसकी अपॉइंटमेंट होती है ना किसकी, साइमन कमीशन की, तो इसके अगेंस्ट में इंडियंस क्या करते हैं, बोलते हैं एंटी साइमन प्रोटेस्ट। इंडियंस इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, एंटी साइमन प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं साइमन गो बैक। साइमन कमीशन जो है ना, ये इंडिया में कब आता है, ईस्ट इंडिया कब आता है, 1928 में। इसके अगेंस्ट में इंडियन का रिएक्शन होता, इंडिया में इंडियन रिएक्शन क्या होता, इंडियन रिएक्शन होता आपका नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन वर्किंग स्टार्ट करता है कब, वर्किंग स्टार्ट होता है किसका, साइमन कमीशन का। वर्किंग ऑफ साइमन कमीशन 1928 में। इंडियन का रिएक्शन क्या होता, ये वर्किंग स्टार्ट करता है यहां पे 1929 में। इंडियन रिएक्शन यहां पे होता कि इंडियंस यहां पे स्टार्ट कर देते हैं पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास होगा, कहां पे, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता 1929 में लाहौर सेशन में, किसके द्वारा, जेल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सबमिट करता, 1930 में। और 1930 में क्या स्टार्ट होता, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडियन रिएक्शन क्या होता, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
तो बताइए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के बनने के पीछे का जो कारण है ना, साइमन कमीशन के बनने के पीछे का जो कारण है ना, उसको हम लोग अभी पढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन क्यों किया गया। तो हम यहां पे लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे क्या थे कि इंडियन रिएक्शन क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देंगे मौका, 2 मिनट रुक जाओ। अब इंडियन रिएक्शन क्या होगा, अब यहां पे पढ़ेंगे ना कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन क्यों होता। इसके फॉर्मेशन के पीछे का रीजन जो होता है ना, रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन, या अपॉइंटमेंट बोल दो आप लोग। इसके पीछे का जो रीजन होता है ना साइमन कमीशन को अपॉइंट करने का, ये होता है रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रिव्यू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मोंटेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हम लोग। ठीक है, अब यहां पे साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ठीक है ना, रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को क्या करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। इस कमिटी में कितने मेंबर थे साइमन कमीशन में? 7 मेंबर थे। बोलिए आप लोग। इसमें एक भी इंडियन नहीं था, नो इंडियंस। और इसके जो हेड होते हैं ना, ये होते हैं जॉन साइमन होते हैं। चलिए आप लोग यहां पे ध्यान से सुनिएगा। नन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में क्या कर दिया जाता, उसको विड्रॉ करवा दिया जाता। उसके पीछे का कारण जो होता आप लोग जानते हो, वायलेंस होता। और गांधी जी क्या बोलते हैं कि वायलेंस को ये प्रोहिबिट करते हैं, किसमें, मास मूवमेंट में। बोलते हैं कि जब भी वायलेंस होगा तो मास मूवमेंट को क्या किया जाएगा, विड्रॉ करवा दिया जाएगा। तो गांधी जी जब ये नन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करवा देते हैं तो लोग पूछते हैं इनसे कि बताइए कि अब क्या कीजिएगा। ये बोलते हैं ना कि फ्यूचर प्लानिंग जो है ना हमारी, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। तो सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट में क्या किया जाता, स्वराज पार्टी बनती है। और स्वराज पार्टी बनाते कौन है, तो एक सीआर दास और मोतीलाल नेहरू बनाते हैं। बट ये पार्टी कुछ बड़ा पढ़ नहीं पाती है क्योंकि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा कि साइमन कमीशन आता। और साइमन कमीशन जो के बारे में मैंने बोला ना, यहां पे साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट कब होता है, 1927 में होता। ये इंडिया कब पहुंचता ये साइमन कमीशन, ये 1928 में पहुंचता। और साइमन कमीशन जो है ना, इसकी वर्किंग कब स्टार्ट होती है, 1929 में होता। तो बताइए साइमन कमीशन इंडिया, इसकी अपॉइंटमेंट कब हुई, 1927 में। आप लोग बताइए साइमन कमीशन की इंडिया कब पहुंचा, 1928 में। आप लोग बताइए साइमन कमीशन वर्किंग कब स्टार्ट की, 1929 में। लेकिन साइमन कमीशन क्या था ना, साइमन कमीशन में क्या था,
और साइमन कमीशन के बनाने के पीछे का जो रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं रिव्यू करना। क्या कि इंडिया में ना वो लोग हर कुछ दिनों पे ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करते थे। इन लोगों ने फ्रेमवर्क कब तैयार किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 लाया। अब इसको रिव्यू करने के लिए इन लोगों ने मालूम है क्या किया? इसको रिव्यू करने के लिए उन लोगों ने एक कमीशन की अपॉइंटमेंट की, उसको बोलते हैं साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन का काम था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को क्या करना? रिव्यू करना। अब इसका काम था ना कि इंडिया में ना फ्यूचर में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उसमें क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए। साइमन कमीशन यही सजेस्ट कर रहा था। अब इसके ना 7 मेंबर थे। हेलो, चुप हो जाओ। तो बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया था रिव्यू करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग बताना। लेकिन इसका क्या होता है ना कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं होते हैं। जब इंडियन मेंबर नहीं होंगे ना, तो इंडियंस क्या करेंगे? इसके विरोध में क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे ना। तो इंडिया इसके अगेंस्ट में क्या करता है? इसके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में ना इंडिया में एंटी साइमन प्रोटेस्ट होता है। जिस दिन इसकी अपॉइंटमेंट होती है ना, उस दिन इंडिया में क्या होता है? साइमन गो बैक का नारा लगता। साइमन कमीशन इंडिया 1928 में पहुंचती है ना, तो उस दिन नेहरू रिपोर्ट बनता। नेहरू रिपोर्ट मतलब जानते हो, मोतीलाल नेहरू और भी ना कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं ना, वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है साइमन कमीशन के 1929 में। तो हमारे यहाँ पे ना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिया को क्या क्या बोलते हैं? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास करते। कहां पे? लाहौर में। अब इसके बाद क्या होता है? साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है 1930 में। तो इंडिया में इसके अगेंस्ट में क्या होता? इंडिया में होता है इसके अगेंस्ट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझना? और इंडिया में एक और चीज जो होता, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हम लोग कभी सेलिब्रेट करते हैं? बताइए आप लोग। 26 जनवरी 1930 को। तो आप लोग यहां तक ये समझ लिए हो ना कि इंडिया में साइमन कमीशन के आने के पीछे का रीजन था ना कि इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था ना, उसमें क्या पीपल्स का रिस्पॉन्स क्या है, इंडियन का रिस्पॉन्स क्या है, इसमें क्या चेंजेज होने की आवश्यकता। मतलब इन लोगों ने बोला था ना कि हर 10 साल में क्या आएगा? इंडिया के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि 1927 में साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना? लेकिन उसमें एक भी इंडियंस नहीं रहते, इसलिए क्या किया जाता है? इसका विरोध किया जाता। इसके विरोध के पीछे का जो कारण होता है ना, ये मानना था ना कि अगर आप इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे हो ना, तो उसमें इंडियंस क्या होनी चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए इसका विरोध किया गया। तो आप लोग यहां तक पता है ना कि साइमन कमीशन बना क्यों और इसका विरोध क्यों किया गया। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे ना, इसके आगे कि इस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं ना इंडिया के, होते हैं लॉर्ड इरविन। वो होते हैं लॉर्ड इरविन होते हैं। अब लॉर्ड इरविन क्या बोलते हैं मालूम है? डोमिनियन स्टेटस के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारे यहां पे कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू एंड एससी बोस क्या करते हैं? रिजेक्टेड। क्या रिजेक्ट करते हैं? डोमिनियन स्टेटस। और डिमांड क्या करते हैं? पूर्ण स्वराज। तो बताइए, ये लोग डिमांड की चीज क्या करते हैं?
पूर्ण स्वराज का। अब ये पूर्ण स्वराज का डिमांड जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस करते हैं। पूर्ण स्वराज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ रूल। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है ना कि रूलिंग इन इंडिया बाय इंडियंस। मतलब इंडिया में किसका रूल होगा? रूलिंग ऑफ इंडियंस। मतलब इसमें ना अंडर द ब्रिटिश सॉवरेनिटी। और यहां पे ना पूर्ण स्वराज मतलब क्या होता? इंडियंस, रूल ऑफ इंडियंस अंडर इंडियन सॉवरेनिटी। आप लोग बताइए, लिखना बंद कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। लॉर्ड इरविन जो है ना, इंडिया में क्या बोलता है कि आप लोग क्या कर लो? बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो इंडिया के जो लीडर्स होते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, बोलते हैं ना कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, मतलब सेल्फ रूल या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, क्या यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मतलब, डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? कि रूलिंग ऑफ इंडियंस, मतलब इंडिया में इंडियंस का रूल होगा, बट वहां पे क्या होगा? अंडर द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, मतलब ब्रिटिश के अंडर में रहकर रूल करना होगा। बट यहाँ पे क्या डिमांड होता है? पूर्ण स्वराज मतलब क्या? रूलिंग ऑफ इंडिया अंडर इंडियन सॉवरेनिटी। मतलब क्या होता है ना कि इंडिया में किसका रूल होना चाहिए? इंडियंस का, और इंडियंस ही डिसाइड करेंगे ना क्या करना है और क्या नहीं करना। आप लोग को लिखने का मौका दिया जाएगा, अभी घबराओ मत। अब यहां पे ना जवाहरलाल नेहरू एंड एस.सी. बोस जो होते हैं ना, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में क्या करते हैं? लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं। अब इसके जस्ट 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता? इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता। फिर क्या होता है? इसके बाद इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट कर लेती है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पे गांधी जी जो होते हैं ना,
31 जनवरी को ये क्या करते हैं ना, लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं। और इसमें बोलते हैं ना, डिमांड रखते हैं 11 डिमांड। और बोलते हैं कि 11 डिमांड को 11th मार्च तक फुलफिल कर दो। तो यहां पे बोला जा रहा है ना कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया अपनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करती है। उसके बाद मालूम है क्या होता है, उसके बाद गांधी जी 31 जनवरी 1930 को क्या बोलते हैं कि 11 डिमांड का लेटर भेजते हैं, कहां पे, लॉर्ड इरविन के पास। और लॉर्ड इरविन को बोलते हैं कि इस डिमांड को फुलफिल कर दीजिए। अगर फुलफिल नहीं कीजिएगा तो 12 मार्च को क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें क्या होता, इसमें आप लोग बोल सकते हो कि ये यात्रा स्टार्ट होती है आपकी 12 मार्च से। इसमें अप्रोक्स 78 वॉलेंटियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड महात्मा गांधी जी भी। ये यात्रा चलती है आपकी दांडी से लेके साबरमती तक। इस यात्रा को तय करने में 24 डेज लगते हैं। डिस्टेंस होती है आपकी 240 माइल्स की। और इस यात्रा से क्या होता है कि साल्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता, एंड साल्ट लॉ को ब्रेक किया जाता। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी इमोरल एक्ट। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब होता नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस ब्रेकिंग ऑफ लॉ। यहां पे क्या किया जाता है ना, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया जाता, बोलिए आप लोग, कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता, फॉरेन इंस्टीट्यूशन को बाइकआउट किया जाता। तो यहाँ पे भी ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया जाता, और पीजेंट जो होते हैं ना टैक्स पे करना से मना कर देते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते हैं। और फिर यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट जो होता है ना उसको एबलिश कर दिया जाता। यहाँ पे फिर होता है सोलापुर इंसिडेंट। सोलापुर इंसिडेंट में क्या होता है ना कि वायलेंस एक्टिविटीज होता, और वायलेंस एक्टिविटीज में क्या होता है कि पीपल्स और ऑफिशियल्स के बीच में वायलेंस एक्टिविटी होने के कारण गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते, क्योंकि लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद जो होता है ना गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में,
और गांधी इरविन पैक्ट में होता है ना कि गांधी जी डिसाइड करते हैं ना कि विड्रॉ कर ले, कहां से, नन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और ना गांधी जी बोलते हैं ना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और इरविन जो उनको बोलता है ना कि ही विल रिलीज इनोसेंट प्रिजनर्स। आप लोग फिर से ध्यान सुनिएगा कि आप लोग जानते हैं ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो गवर्नमेंट की एक्सप्लॉइटेटिव लॉ होती है उसको फॉलो नहीं करना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना और गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉ को वायोलेशन करना, उसको फॉलो नहीं करना, उसको वायोलेट करना। अब यहाँ पे ना एक इंसिडेंट हो जाता है जिसको बोलते हैं सोलापुर इंसिडेंट, ये महाराष्ट्र में होता। ये इंसिडेंट होता है वर्कर्स के लिए, वर्कर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कंपनीज में होता। यहाँ पे गांधी जी क्या बोलते हैं ना कि जब ना यहाँ पे नॉन वायलेंस वाला जो विद्रोह था ना, ये जो मूवमेंट था ना, इसमें वायलेंस आ गया तो इसको क्या किया जाए, यही कि यही इसको बंद करा दिया जाए। और यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट आता है। मालूम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था? साइमन कमीशन ने जो सजेशन दिया था ना, उस पे इनका मानना था, किनका, ब्रिटिश का मानना था ना कि इंडियन रूलर्स को क्या किया जाए, इंडियन रूलर्स ने, इंडियन जो, आप या तो बात कर लो नहीं तो चुप हो जाओ, नहीं तो ये कर लो, दिल में से ही कर लो, चुप रहो। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ना कि जो भी इंडियन पार्टी जो है ना यहाँ पे, उनको बुलाया जाए, उनका क्या लिया जाए, ओपिनियन लिया जाए। मतलब कि साइमन कमीशन ने इंडियन को अपॉइंट नहीं किया था अपने कमीशन में, इनका मानना था ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जाए, उसमें इंडियंस को बुलाया जाए, इंडियन पार्टी को, स्पेशली कांग्रेस को, वो जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैसी ही बनेगी आने वाली। यहाँ पे ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, इंडिया से बी.आर. अम्बेडकर पार्टिसिपेट करते हैं। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी एज ए रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इरविन बोलते हैं ना कि हम आपके क्या करेंगे, प्रिजनर को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना 1932 में, इसमें गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट ये नेगोशिएशन, ये जो डिस्कशन होता है वो फेल हो जाता। और डिस्कशन फेल होने के बाद गांधी जी जो होते हैं ना रिटर्न हो जाते हैं, कहां पे, इंडिया में आ जाते हैं। और इंडिया में आने के बाद गांधी जी और कांग्रेस क्या डिक्लेयर करता, कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया जाता है एक इलीगल पार्टी। और गांधी जी ने रिज्यूम कर देते हैं सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर दिया जाता और इसी को बोला जाता है सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉन कर लिया जाता है कब, 1934 में। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना आज का, वो पढ़ रहे हैं कि हाउ पार्टिसिपेंट्स साथ द मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना, उनका क्या ओपिनियन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिच पीजेंट का। तो रिच पीजेंट जो है ना, कहाँ के, पाटीदार कहाँ के, गुजरात के, और जाट यूपी के। तो ये जो पीजेंट है बोलता है ना कि ट्रेड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स डिक्लाइन, ये बोलते हैं ना कि जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं ना, इनकी ट्रेडिंग डिक्लाइन कर जाती है। और इसके पीछे का जो रीजन होता है ना, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन होता। तो बताइए ये जो रिच पीजेंट होते हैं ना इंडिया के, ये क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, किसका, तो कमर्शियल क्रॉप का। कमर्शियल क्रॉप का क्या हो जाता है, प्रोडक्शन। बताइए प्रोडक्शन तो होता है इसका, लेकिन इसका डिमांड खत्म हो जाता, कम हो जाता। क्यों होता, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण। अब इसके बाद क्या होता है ना कि इनकम जो होता है ना इन लोग का रिड्यूस हो जाता, कम हो जाता। तो हमारे यहाँ के जो रिच पीजेंट है ना, वो डिमांड करते हैं कि जो रिवेन्यू है ना वो कम लिया जाए इनसे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपोज करते क्या, ब्रिटिश रूल को। और क्या डिमांड करते हैं, स्वराज की डिमांड करते हैं।